हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर मैं आयुष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। इतिहास विषय को हम पढ़ रहे हैं और आज हम लेकर आए हैं खिलजी डायनेस्टी को। तो खिलजी वंश के इतिहास को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे खिलजी सल्तनत जो है वहाँ पर परिवर्तन हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासन था, जहाँ अलग अलग शासक हमें देखने के लिए मिले। कुतुबुद्दीन ऐबक आया, आराम शाह आया, इल्तुतमिश आया, रुकनुद्दीन फिरोज है, रजिया है, बहराम शाह है, अलाउद्दीन मसूद शाह है, नासिरुद्दीन महमूद है, बलबन है, कैकुबाद है, क्यूमर्स है। और क्यूमर्स के आसपास फिर वो समय है जहां पर खिलजी क्रांति हमें देखने के लिए मिलेगी। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश की स्थापना कर रहा है। अब 1290 के आसपास का जो समय है उसे ना खिलजी रेवोल्यूशन कह रहे हैं। क्यों खिलजी रेवोल्यूशन कह रहे हैं, खिलजी क्रांति क्यों कह रहे हैं, उसका क्या प्रमुख कारण है कि यहां पर सत्ता पर तुर्की अमीर वर्ग का एकाधिकार समाप्त हो गया। आसान भाषा में यदि हम समझें तो जो एक कुल वाली बात है ना, कि उच्च कुल के ही लोग शासन चला रहे थे, एक तुर्की अमीर वर्ग ही शासन में आ रहा था, वही एक रक्त जो है उसी से रिलेटेड लोग शासक बन रहे थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है। अब निश्चित तौर पर अब जो श्रेष्ठ पद है वो जातीय या नस्लीय आधार पर नहीं आए, है ना। श्रेष्ठ पद जाति या नस्लीय आधार पर नहीं, जबकि योग्यता के आधार पर प्राप्त किए जा सकते थे। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था, रक्त की शुद्धता, उच्च कुलीनता, वो सारी बातें अब यहाँ समाप्त हो गई। जो योग्यता की बात होने लगी, है ना। जो जितना योग्य है वो उतने बड़े पद पर जा सकता है। इसीलिए इस पूरे टाइम को खिलजी क्रांति का नाम दिया गया। अगर बात करें खिलजी डायनेस्टी में तो कितने शासक हमें देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1296 6 वर्ष तक रहेंगे। उदार निरंकुशवादी है ना। अब दक्षिण भारत की तरफ पहला अभियान जलालुद्दीन खिलजी के समय पर ही हो रहा है। उसके पहले जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था वो अभी तक अछूता ही रह गया था, इस तरीके से हम मान सकते हैं, जिसके ज्योग्राफिकल रीजंस भी है ना। जो बीच का जो क्षेत्र है, निश्चित तौर पर सतपुड़ा विंध्याचल वाला क्षेत्र है, नर्मदा नदी है, और दक्षिण में प्रवेश के लिए एक बहुत मतलब मार्ग जो है, मार्ग बहुत कम है। इस तरीके के अलग अलग ज्योग्राफिकल कारण भी उसके थे। दूसरा फिर अलाउद्दीन खिलजी नाम का शासक आ रहा है, जो 1296 से 1316 तक शासन करेगा, जो साम्राज्यवाद की बात कर रहा है, जो कहीं ना कहीं सिकंदर सानी, द्वितीय सिकंदर, इस तरीके से बड़े साम्राज्य को जीत रहा है, बाजार नियंत्रण प्रणाली ला रहा है, आर्थिक सुधार भी उसके देखने के लिए मिल रहे हैं। सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर रहा है, दक्षिण भारत में लगातार आक्रमण कर रहा है, दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास वो कर रहा है। फिर कुछ समय के लिए शिहाबुद्दीन उमर आएगा 1316 के आसपास, जिसका शासन बहुत कम है। मलिक काफूर नाम का एक उसका संरक्षक है, जो अलाउद्दीन का दक्षिण अभियानों में सेनापति हुआ करता था, जिसे हजार दीनारी कहा करता था। तो वो यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलता है जब शिहाबुद्दीन नाम का शासक है। फिर आएगा मुबारक शाह खिलजी, ये भी कम समय के लिए ही है, 1316 से 1320, ये स्वयं को खलीफा घोषित कर रहा है। और फिर आएगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह 1320 के आसपास, जो एकमात्र भारतीय मुस्लिम सुल्तान है। और 1320 के आसपास आप देख रहे होंगे, आप देखेंगे कि खिलजी वंश समाप्त हो जाएगा और उसके बाद कौन सा आएगा, गुलाम खिलजी के बाद तुगलक वंश हमें देखने के लिए मिलता है। चलिए जलालुद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करते हैं। तो कैकुबाद का आरिज़ मुबालिक ये हुआ करता था। कैकुबाद ने इसे शाइस्ता खां की उपाधि दी थी, है ना, बरन का राज्यपाल बनाया था। उसके बाद देखिए आमंत्रण किसने दिया था इसे, तो कोतवाल फकरुद्दीन ने इसे आमंत्रण दिया था। ठीक है, कैकुबाद के समय ये उत्तर पश्चिम सीमाओं का प्रधान भी हुआ करता था। किलो खेरी के महल में अपना राज्याभिषेक ये करा रहा है। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी कौन से किले में है, किलो खेरी के किले में अपना राज्याभिषेक ये कराएगा, है ना। इसने घोषित किया कि दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं होगा। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान है जो ये मान रहा है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का शासन कैसा होना चाहिए, जनता की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। उदार निरंकुशवाद का एक राजत्व सिद्धांत जो है वो लेकर आ रहा है जलालुद्दीन खिलजी। उदार प्रवृत्ति का हुआ करता था, विरोधियों के प्रति दुर्बल नीति अपनाया। उसका एक स्टेटमेंट है कि मुसलमानों का रक्त बहाना उसकी आदत नहीं है। रणथंबोर की घेरेबंदी की थी उसने, और एक और स्टेटमेंट दिया था कि मुसलमानों के सिर के एक बाल की कीमत ऐसे 100 किलो से ज्यादा, ये भी इसी का स्टेटमेंट है। हालांकि एक ईरानी फकीर सीदी मौला थे, उन्हें हाथी के पैरों तले इसने कुचलवा भी दिया था। तो इसके व्यवहार में और विचार में थोड़ा हमें
अलग अलग चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। 1292 में मंगोल हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो पराजित हो गया था। जलालुद्दीन ने मंगोलों के प्रति उदारता की नीति अपनाई थी, ठीक है, और दिल्ली के आसपास वो जाकर के बस गए थे, नवीन मुसलमान कहलाए थे, और एक बस्ती मुगलपुरा बस्ती में जाकर वो बस गए थे। तो ये जलालुद्दीन के समय की महत्वपूर्ण बातें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और भी अगर बात करें तो जलालुद्दीन के ही समय दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। आक्रमण किसके ऊपर हुआ? 1296, 1296 का वो समय था जहां देवगिरी के एक शासक हैं जिनका नाम है रामचंद्र देव। तो रामचंद्र देव के ऊपर यह आक्रमण हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी इस आक्रमण का नेतृत्व कर रहा है, एक विभाग भी बना रहा है, ये दीवाने वकूफ नामक एक डिपार्टमेंट जलालुद्दीन बना रहा है। तो जलालुद्दीन के समय की महत्वपूर्ण बातें हो गई। 1296 के आसपास फिर अलाउद्दीन खिलजी आएगा। अलाउद्दीन अब धीरे धीरे साम्राज्यवादी विस्तार या साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का शासक है। अब ये साम्राज्य विस्तार करना शुरू करेगा। स्टैनले लाइनपूल नाम के एक इतिहासकार हैं जो अलाउद्दीन को सल्तनत का समुद्रगुप्त कह रहे हैं। उसके अलावा देखिए वुलजले हैग नाम के एक इतिहासकार हैं जो इसे सल्तनत का साम्राज्यवाद, मतलब वो कह रहे हैं कि अलाउद्दीन जैसे ही आया वैसे ही सल्तनत काल में साम्राज्यवाद शुरू हो गया। इसका नाम अली गुरशास्प हुआ करता था। 1290-1290 में अमीर ए तुजुक के पद पर यह आया था। उसके बाद 1296 में इसने कड़ा में गंगा नदी के तट पर जलालुद्दीन का छल पूर्वक वध कर दिया था। कड़ा माणिकपुर का सूबेदार भी यह रह चुका था। कड़ा में ही इसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। अपना राज्याभिषेक दिल्ली के लाल महल में इसने कराया था और धीरे धीरे फिर सभी का जो भी रिश्तेदार थे उन सबका कत्ल कर दिया और पूरी सत्ता पर यह काबिज हो गया। इसके समय पर अलग अलग मंगोल आक्रमण हुए। प्रथम मंगोल आक्रमण 1296 में हुआ जो कादर खान के नेतृत्व में हुआ। द्वितीय मंगोल आक्रमण 1297 में हुआ साल्दी के नेतृत्व में। तृतीय मंगोल आक्रमण 1299 में हुआ कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में। चौथा 1303 तारगी के नेतृत्व में। पांचवा 1305 अली बेग तरकत के नेतृत्व में। छठा 1306 कबक खां के नेतृत्व में और सातवां इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ है। तो ये अलाउद्दीन की प्रमुख बातें हो गई। और निश्चित तौर पर हम देखें तो ये देखिए इसके नॉर्थ इंडिया कैंपेन्स की बात करते हैं तो देखिए गुजरात पर आक्रमण कर रहा है 1299 में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, देखिए ये गुजरात आक्रमण में ही ना खंबात से अलाउद्दीन के सेनानायक नुसरत खान ने हिंदू से मुसलमान बनाए गए एक दास को खरीदा जिसका नाम था मलिक काफूर। यही मलिक काफूर 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दीनारी कहते थे। और आगे जो अलाउद्दीन के जितने भी दक्षिण भारत के अभियान होंगे वो यही 1000 दीनारी करेगा, यही मलिक काफूर करता हुआ हमें नजर आएगा। उसके अलावा गुजरात अभियान तो हो गया। 1305 के आसपास ये मालवा में अभियान कर रहा है, ठीक है। मालवा में जाकर के मांडू को जीत रहा है। वहां का एक शासक है महलक देव, उनको ये हरा रहा है। राजस्थान में भी अलग अलग इसके अभियान हुए हैं। रणथंबोर अभियान हुआ है 1301 में जब शासक हमीर देव हुआ करते थे। चित्तौड़ का अभियान बड़ा प्रसिद्ध है, 1303 राणा रतन सिंह हुआ करते थे वहां पे शासक। शिवाना का अभियान 1308 में हुआ जहां सीतल देव शासक हुआ करते थे। और जालौर का अभियान 1311 में हुआ जहां कान्हड़ देव शासक हुआ करते थे। उसके अलावा दक्षिण अभियान भी इसने किए हैं। जब अलाउद्दीन का शासन है तो दक्षिण में 4 राज्य थे, देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरा। तो देखो 1303 में वारंगल पर हमला कर रहा है, 1308 में वारंगल पर दूसरा हमला ये कर रहा है, 1306 में देवगिरी पर यह आक्रमण कर रहा है। तो अलग अलग आक्रमण, 1313 के आसपास देवगिरी पर दूसरा आक्रमण ये कर रहा है। तो लगातार दक्षिण में अलाउद्दीन के समय हमें आक्रमण होते हुए दिख रहे हैं। अलाउद्दीन फेमस क्यों है? अलाउद्दीन फेमस है अपनी एक बड़ी सुधार के लिए, वो था बाजार नियंत्रण। तो देखिए सिकंदर सानी और पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, ये तो महत्वपूर्ण बात है ही। उसके साथ इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लाई थी। क्यों लाई थी? कहीं ना कहीं ये कर क्या रहा था? देखिए हुआ क्या कि वित्तीय एवं राजस्व सुधारों में रुचि लेने वाला ये पहला सुल्तान है। जब दक्षिण की विजय हुई तो धन का प्रसार बढ़ा, मुद्रा का प्रसार बढ़ा और जिससे कीमतें बढ़ गई। जो लोग इकोनॉमिक्स समझते होंगे वो इन्फ्लेशन वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ कहीं ना कहीं आ रही है। और बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है उसके बारे में अलग अलग इतिहासकार की अलग अलग किताबें, बर्नी की तारीख फिरोज शाही, अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह, इसामी की फुतूह सलातीन, इब्न बतूता की रहला, शेख नासिरुद्दीन की खायरुल मजलिस, ये सारी जो किताबें हैं वो इसके बारे में जानकारी दे रही है। एक विभाग भी बना रहा है, दीवान रियासत नाम का एक विभाग बना रहा है। गुप्तचर प्रणाली को भी काफी अच्छा कर रहा है। बरीद ममालिक के अधीन अलग अलग गुप्तचर प्रणाली ये लेकर आ रहा है। 3 तरह के बाजार बना रहा है दिल्ली में बदायूंदार के पास,
कपड़े व निर्मित वस्तुओं का बाजार जिसे सराय अदल कहते हैं, खाद्यान्न अनाज का बाजार बना रहा है, घोड़ों और मवेशियों का भी बाजार बना रहा है। तो ये अलाउद्दीन के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं और मुझे लगता है कि अलाउद्दीन से जुड़ी हुई सारी चीजें जो हैं अब आप बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। तो अभी तक यदि आप सीयूटी पीजी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, आपने मन तो बना लिया है, लेकिन अभी तक यदि आपने बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, यदि आप कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं, तो भाई अब आप क्या कर रहे हैं, अब समय आ गया है कि आप अड्डा 24/7 के साथ जुड़ें और निश्चित तौर पर अपनी तैयारी को एक नई दिशा दें। ठीक है, सिस्टमैटिक तैयारी करने के लिए अब आप जुड़ते जाएं। आपको करना कुछ नहीं है, अड्डा की एप्लीकेशन पर जाना है और आप बस अपने एग्जाम को सर्च करेंगे तो आपके इस एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पर मिलती हुई जाएंगी। देखिए, आपको कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पे जैसे ही आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर सीयूटी पीजी आपको ढूंढना है। ये रहा सीयूटी पीजी। सीयूटी पीजी में जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको अलग अलग बैचेस जो हैं वो मिल जाएंगे। महापैक में भी आप इनरोल कर सकते हैं। अल्टीमेट 3.0 बैच भी हमारा आ गया है, जो कि लाइव बैच है, जहां पर आप इंटरेक्टिव वे में चीजें पढ़ सकते हैं, है ना, जहां आपको सिस्टमेटिकली नोट्स मिलते हैं। उसके अलावा क्लासेस पूरी तरीके से मिलती हैं, आप रियल टाइम में अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है और जितना जल्दी हो सके आप अपनी तैयारी शुरू करें तो उतना जल्दी आपकी तैयारी भी चलती रहेगी और आपकी प्रिपरेशन भी होती रहेगी। बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप ayush.dubey@adda247.com पर सीधा मुझे मेल भेज सकते हैं। बैच परचेज करते समय AD22 इस एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर बेस्ट प्राइजेस। उसी के साथ हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहें तो 9667589247 पर आप हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, उस पर भी आप जाकर के आपका जो भी कंसल्ट है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ये टेलीग्राम का QR है। टेलीग्राम चैनल का नाम आयुष सर हिस्ट्री ज्योग्राफी है। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी करते रहें, ऐसे और भी वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। कीप लर्निंग और खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।